गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। सबसे पहले बात करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक होता क्या है। कि ऐसे यौगिक जिनमें अणु, परमाणु या आयन के बीच में उपसहसंयोजक बंद होता है और जटिल आयन भी उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखो ये है K4FeCN6, ये हमारे पास है। तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, जटिल आयन है और इनमें ये लिगेंड होती है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। अब आगे बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। उपसहसंयोजक बंध को अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हमने बोलते हैं डेटिव बंध। क्या होता है ये कि दो अणु, परमाणु या आयन में से एक अणु परमाणु तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा अणु, परमाणु और आयन क्या करता है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। उसके दौरान जो बंध बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर इसको देखें तो जैसे हमारे पास एक अणु है ये NH3 का, दूसरा अणु है BF3 का। अब ये क्या करेगा, इसके पास में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, क्या बना लेगा, डेटिव बंध। तो यहां पर मैं बना रहा हूं ये डेटिव बंध, इस प्रकार से ये बंध इसके साथ में बन जाता है। अब डेटिव बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इसे तीर के साइन के द्वारा दर्शाते हैं। ये हो गया डेटिव बंध। ठीक है, अब आगे वाला टॉपिक हमारे पास है लवण। लवण तीन प्रकार के हैं। एक नंबर है सरल प्रकार का लवण, सरल लवण है, सरल लवण है या सिंपल लवण बोलते हैं इसको। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे यौगिक या लवण है जिसको आपने अगर जल योजित करते हैं या जल अपघटित करते हैं तो वो सरल आयनों में टूट जाते हैं। जैसे KCl है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा, ये दो सरल आयन के अंदर टूट जाता है। इसी प्रकार जैसे MgCl2 है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बहुत सारे सरल है यौगिक या सरल लवण होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक है, इसमें आता है योगात्मक यौगिक का नया टॉपिक है, बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सरल लवण से ही योगात्मक यौगिक बनता है कि दो सरल यौगिकों को या दो से ज्यादा सरल यौगिकों को एक निश्चित आणविक अनुपात में वाष्पीकृत करवाते हैं, उनको मिला देंगे और उसको वाष्पीकृत करवाएंगे तो एक नया स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होगा, जिसको अपने क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ले लिया KCl, क्या है, सरल लवण है या सरल यौगिक है। दूसरा हमने ले लिया MgCl2, ये भी सरल है और 6 अणु हमने H2 के ले ली, ये भी एक सरल है। तो इनको अगर अपने वाष्पीकृत करवाते हैं तो एक नया प्रकार का यौगिक बन जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। ये होता है कार्नेलाइट, इसका नाम होता है कार्नेलाइट। KCl MgCl2 6 अणु H2O क्या होते हैं, कार्नेलाइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, दूसरे जैसे हमने ले लिया पोटेशियम साइनाइड है और ले लिया फिर से साइनाइड ले लिया हमने। अगर इसका अपने वाष्पीकृत करवाते हैं, इसको जोड़ देते हैं या योगात्मक यौगिक प्राप्त करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। यहां पर 4 लगा देंगे, संतुलित हो गया तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमारे पास ये क्या प्राप्त हो गया, योगात्मक यौगिक प्राप्त हो गया। उसके बाद में योगात्मक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर तो है द्विक लवण या सरल लवण के बाद में दूसरा टॉपिक आता है हमारा द्विक लवण का। ये बीच में इन सरल लवणों से ही योगात्मक यौगिक
बना होता है। द्विक लवण है तो ऐसे यौगिक या लवण है जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, दो धनायन दो ऋणायन प्राप्त होते हैं। लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो प्रकार के धनायन लेकिन एक ही प्रकार का ऋणायन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें इसमें, जैसे ये कार्बोनाइट ही ले लिया आपने, जैसे ये एक द्विक लवण ही होता है। अगर इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो पोटेशियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन है यहां पर भी क्लोरीन है, तो दो तो हो गई, लेकिन पोटेशियम धनायन तो कितने हो गए, दो, और ऋणायन क्या है, एक ही प्रकार का है। धनायन दो प्रकार के होंगे अलग अलग, पोटेशियम मैग्नीशियम हो गया, लेकिन दोनों सरल लवणों में क्या हो गया, ऋणायन एक ही प्रकार का है, तो क्या है, क्लोरीन है। इसी प्रकार अगर आपने आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे FeSO4 NH4 6NOH2 मोर लवण बोलते हैं इसको। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं इसका, तो Fe हो गया और अमोनियम, ये तो धनायन हो गए दो, लेकिन ऋणायन के रूप में सल्फेट ही हमें प्राप्त होता है। ऋणायन के रूप में क्या हो रहा है, सल्फेट ही प्राप्त होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं आपने इसमें द्विक लवण का, तो फिटकरी आपने नाम सुना ही होगा। फिटकरी भी क्या होता है, एक द्विक लवण होता है, इसमें भी दो धनायन होते हैं और एक ही प्रकार का ऋणायन होता है। जैसे एग्जांपल है इसमें फिटकरी वाला, तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 24 अणु इसमें क्या होते हैं, H2O के होते हैं। तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम तो क्या है, दो धनायन है, और सल्फेट क्या है, इसमें ऋणायन है। तो एक ही प्रकार का ऋणायन हो गया और दो अलग अलग प्रकार के धनायन हो गए, तो ये हो गया द्विक लवण। उसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं, और इसके हिसाब से योगात्मक यौगिक दो प्रकार का है, तो दूसरा हो गया इसमें, तो वो होता है जटिल या फिर संकुल लवण। जटिल या संकुल लवण तो ऐसे यौगिक जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर एक सरल प्रकार का आयन बनता है और दूसरा जटिल प्रकार का आयन बनता है, तो इस प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, जटिल या संकुल यौगिक या लवण होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो K4FeCN हमारे पास क्या है, CN6, ये एक प्रकार का एग्जांपल ले लिया। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो पोटेशियम आयन हमें प्राप्त हो गया, 4 पोटेशियम आयन के प्राप्त हो गए, और FeCN होल 6 ये हमें प्राप्त होगी -4 चार्ज है इसके ऊपर, इस पर +1 है, इस पर -4 चार्ज है। 4 अणु इसके एक ही, टोटल कितने आयन हो गए इसमें, एक तो ये हो गया ऋणायन और 4 धनायन हो गए, 5 आयन हो गए टोटल। लेकिन इसमें सरल प्रकार का आयन हाइड्रोलाइसिस करवाने पर जटिल और संकुल लवण का सरल प्रकार का आयन बनता है, दूसरा बनता है जटिल। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं वो जटिल या संकुल लवण होते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि जटिल और संकुल लवण जो होते हैं वो सभी प्रकार के आयन का परीक्षण नहीं देते। कैसे, जैसे यहां पर पोटेशियम आयन तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन Fe और Cn जो है, फेरस और साइनाइड, ये आयन हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ये आयन हमें प्राप्त नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कॉपर सल्फेट है, अगर कॉपर सल्फेट में हमने द्रव अमोनिया डाला, ये ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट में द्रव अमोनिया डाला, तो इससे हमें एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हो गया या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राप्त हो गया, वो है कॉपर अमोनियम, इस प्रकार से, और ये सल्फेट। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या है, सल्फेट आयन तो हमें परीक्षण दे रहा है, लेकिन कॉपर और अमोनियम का परीक्षण हमें प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सभी प्रकार के आयन का परीक्षण ये जो यौगिक होते हैं, लवण होते हैं, वो नहीं देते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ, कि इसके अंदर ये जो ब्रैकेट जो मैंने लिखा था, ये होता क्या है, इसमें ब्रैकेट वगैरह जो हमने लिखे हैं वो क्या होता है, हमें कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं। जैसे ये एग्जांपल था FeCN 6 और F, ये था हमारे पास। तो इसमें ये जो ब्रैकेट जो है, इसके बाहर उपस्थित जो भी राशि होती है,
वो क्या होती है, आयनिक मंडल होती है। क्या होती है, आयनिक मंडल होती है। और इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगी, जो भी राशि होगी, वो क्या होगी, समन्वय मंडल होगी। वो समन्वय मंडल होती है और ये क्या होती है, आयनिक मंडल होती है। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। Fe क्या है यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु है जो इन लिगेंड के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर Cn क्या है, लिगेंड है। और यहाँ पर जो 6 नंबर जो हमने लगा रखे हैं ये क्या है, समन्वय संख्या, या फिर इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने उपसहसंयोजक बंद होते हैं उतने ही समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, CMA। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, देखते हैं इसमें। अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो ब्रैकेट है, इस साइड में अगर यहाँ पर K4 आ गया तो ये आयनिक मंडल है। अगर मान लो इस ब्रैकेट के इस साइड में भी कोई चीज होती तो वो क्या होती, वो आयनिक मंडल होती। और बीच वाली चीज समन्वय मंडल होती है, पूरा ब्रैकेट वाला। और ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड होता है। लिगेंड एक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूं। जैसे कॉपर अमोनियम जो हमने लिया था, ये यहाँ पर देखो ब्रैकेट की तरफ हमने सल्फेट लगा दिया, तो ये भी क्या हो गया, आयनिक मंडल हो गया। ये भी आयनिक मंडल, लेकिन ये समन्वय मंडल है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, ये समन्वय संख्या है। अब आगे बात करते हैं CMA की। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं कि वह धातु परमाणु जिसके साथ में ऋणायन और उदासीन अणु अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ में उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे एग्जांपल के तौर पर है, जैसे Na ले लिया हमने, ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ये एग्जांपल है। तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसके साथ में ऋणायन अणु जुड़े हुए हैं। और यहां पर NH3 जो है एक उदासीन अणु है, ये भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। तो वो एटम क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये ऋणायन और उदासीन अणु उपसहसंयोजक बंध के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो वह क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु। अब आगे बात करते हैं कि लिगेंड क्या है, कि वह अणु जो ऋणायन और उदासीन होते हैं, या ऋणायन, ये जैसे ये ऋणायन है, ये उदासीन अणु है, ये वह अणु हो गई, वह अणु जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं और उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। वो ऋणायन और उदासीन अणु क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो अपने देख लेते हैं, समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल क्या होता है, कि समन्वय मंडल होता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में उपसहसंयोजक बंध द्वारा इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वो त्रिविम में एक निश्चित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल के द्वारा, आपके जल्दी समझ में आ जाएगा समन्वय मंडल क्या होता है। जैसे हमारे पास ये मेटल है, इसके साथ में ये लिगेंड है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये तीर का साइन हमें ये बताता है कि लिगेंड जो है वो इस मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक ये हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया, और तीसरा हो गया, ये लिगेंड है, और चौथा यहां पर मैंने लिगेंड जोड़ दिया। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड है, त्रिविम में निश्चित संरचना बना रहे हैं, जिसे अपने समन्वय मंडल बोलेंगे। तो इसको अगर अपने डॉटेड लाइन के द्वारा अगर इसको मिला लेते हैं तो हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। फलक है तो चतुष्फलकीय हो गया, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया।
अगर ये तो हो गया एक नंबर। दूसरे की बात करें अगर अपने, मेटल है हमारे पास, इसके साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, इसको अगर मैं डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाऊं तो हमारे पास ये संरचना बन गई वर्गाकार समतलीय है, जिसको अपने स्क्वायर प्लानर बोलते हैं। स्क्वायर प्लानर। तीसरी बात करते हैं आपने, हमारे पास इसी प्रकार से स्क्वायर प्लानर बना लेते हैं पहले आपने। ये हमारे पास स्क्वायर प्लानर बना, इसके साथ में एक लिगेंड और जोड़ देते हैं। इसको अगर डॉटेड लाइन से बनाऊं तो पिरामिड बन गया, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, वर्गाकार है पिरामिडीय है। स्क्वायर पिरामिडल। चौथी बात करें आपने तो इस प्रकार से मेटल है, इसके साथ में इस प्रकार से ये लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनका साइन मेटल की तरफ होना चाहिए। इसको अगर डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं आपने तो ये एक नई संरचना बन गई, जिसको आपने बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। दो पिरामिड के रूप में हो गया लिगेंड, ये त्रिकोणीय हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया ये। 5 नंबर संरचना की बात करते हैं तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, स्क्वायर प्लानर एक संरचना बना देते हैं और इसके दोनों तरफ अपने क्या करते हैं, पिरामिड बना देते हैं। यहां पर भी लिगेंड जुड़ा हुआ है और यहां पर भी लिगेंड जुड़ा है। इसको अगर डॉटेड लाइन से मैं इसको मिलाऊं तो ये तो नई स्ट्रक्चर बनेगी, वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रन। ये क्या हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, ऑक्टाहेड्रन। ये क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां लिख देता हूं मैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये समन्वय मंडल हो गया। नेक्स्ट अपने लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।